हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करने वाले हैं जेईई एडवांस में पूछे गए रे ऑप्टिक्स में से कुछ पीवाईक्यूज। ठीक है, एंड बिफोर वी बिगिन आई वुड लाइक टू टेल यू वन थिंग कि जैसे जैसे एक एक क्वेश्चन स्क्रीन पे आता जाएगा, आई वांट कि तुम लोग पहले उसको वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करो एंड ओनली देन लुक एट माय सॉल्यूशन। ठीक है, एंड नाउ हैविंग सेड दैट, लेट्स जंप इनटू द क्वेश्चंस। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, a ray of light traveling in the direction 12 I plus root 3 j cap is incident on a plane mirror in the xz plane. After reflection, it travels along the direction 12 I minus root 3 j cap. The angle of incidence is. तो ये एक प्लेन मिरर का क्वेश्चन है। तो आई एम श्योर यू मस्ट बी नोइंग कि एक प्लेन मिरर के ऊपर अगर हमारे पास एक इंसिडेंट रे आती है और ये जो रिफ्लेक्ट होने के बाद ये जो एंगल है, दिस इज नोन एज एंगल ऑफ डिविएशन, जिसका फॉर्मूला रहता है 180 माइनस 2i, राइट। एंड दिस इज अ वेरी वेरी ऑब्वियस थिंग। क्यों? बिकॉज अगर ये इंसिडेंस ऑफ एंगल है तो ये एंगल हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो जाएगा, विच इज ऑल्सो गोइंग टू बी इक्वल टू, करेक्ट। तो हमको क्वेश्चन में दे रखा है कि इसकी जो डायरेक्शन है, दिस इज गिवन बाय 12i प्लस रूट 3 j कैप, एंड इसकी जो डायरेक्शन है, दिस इज गिवन बाय 12i माइनस रूट 3 j कैप। ओके, एंड देखो एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर नीचे जा रहा है। इफ आई आस्क कि ये दोनों वेक्टर्स में एंगल कहां पे है, यू वुड से कि देखो जी, एक वेक्टर इधर जा रहा है, एक वेक्टर नीचे आ रहा है, इनके बीच में जो एंगल है, दिस इज द एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, है ना। वेक्टर्स में पढ़ा हुआ है हमने कि ये एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स नहीं होता, एंगल इज ऑलवेज बिटवीन टू आउटगोइंग वेक्टर्स। तो अगर मैं ये एंगल निकालने में कामयाब हो जाता हूं तो ये मुझे क्या दे देगा, ये मुझे दे देगा 180 माइनस 2i। एंड दो वेक्टर्स के बीच में एंगल कैसे निकालना है, दिस शुड बी अ केक वॉक फॉर यू। ठीक है, अच्छा इसका जल्दी से निकाल के देख लेते हैं। वी विल सिंपली से a डॉट b इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है जी, अब यहां पे a डॉट b, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करो। वैसे आई थिंक सबको ये चीज समझ में आ रही होगी। अगर मैं 12 और 12 को इग्नोर भी कर दूंगा, मेरा आंसर सेम रहेगा, बिकॉज जब मैं डॉट प्रोडक्ट लूंगा तो भी 12 इंटू 12 आएगा, जब मैं मैग्नीट्यूड लूंगा तो भी 12 इंटू 12 आएगा। आई कैन सिंपली से कि इन दोनों का एंगल निकाल लेते हैं। ये सिर्फ मैग्नीट्यूड बेसिकली में मल्टीप्लाई हो रहा है। सो आई वुड से कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 3 इज इक्वल टू a का मैग्नीट्यूड। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, जिसका मैग्नीट्यूड होगा 2, दैट इज 1 स्क्वायर प्लस रूट 3 का स्क्वायर का रूट। इसका भी मैग्नीट्यूड होगा 2, सो 2 इंटू कॉस थीटा। यहां से कॉस थीटा हमारे पास आ गया माइनस हाफ, विच मींस थीटा इज इक्वल टू 120 डिग्रीज। अब यहां पे 180 माइनस 2i हमारे पास निकल के आ गया 120 डिग्रीज, विच मींस i इज इक्वल टू 30 डिग्रीज। आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। ठीक है, मतलब 12 को कंसीडर करने की जरूरत नहीं है, करना है कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यहां पे 12 इंटू 12 लिखोगे, मैग्नीट्यूड में भी 12 इंटू 12 आ ही जाएगा, वो कट ही जाना है। सो आई सिंपली सेड कि इन दोनों के बीच का एंगल निकाल लो, दिस इज द सेम थिंग। 120 डिग्री एंगल आ गया, विच इज इक्वल टू 180 माइनस 2i, सो i आ गया 30 डिग्रीज। ओके, सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर है। लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन आई थिंक ये प्लेन मिरर्स का क्वेश्चन है। वी हैव 3 प्लेन मिरर्स ओवर हियर। This is from Advanced 2022. 3 plane mirrors from an equilateral triangle with each side of length L. ठीक है, तो ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है एंड जो इनर सर्फेसेस हैं ये रिफ्लेक्टिंग सर्फेसेस हैं, बाहर से हमने सिल्वर कर रखा है। ठीक है, और यहां पे ना हमने एक छोटा सा होल कर रखा है। देयर इज अ स्मॉल होल एट अ डिस्टेंस L। यहां से इस कॉर्नर से L डिस्टेंस के ऊपर, स्मॉल L है ऑब्वियसली, दिस इज कैपिटल L इज द ईच साइड, एंड स्मॉल L के ऊपर हमने यहां पे एक होल कर रखा है। फ्रॉम वन ऑफ द कॉर्नर्स एज शोन इन द फिगर, अ रे ऑफ लाइट इज पास थ्रू द होल एट एन एंगल थीटा एंड कैन ओनली कम आउट थ्रू द सेम होल। तो लाइट यहां से हमने थीटा एंगल के ऊपर थ्रो करी है। तो जब हमने यहां पे लाइट थ्रो करी, इन्होंने बोला कि इधर घूम फिर के देयर इज ओनली वन पॉसिबल आउटकम, मतलब एक ही रास्ते से बाहर आ सकती है, दैट इज थ्रू दिस होल इटसेल्फ। ठीक है जी, the cross section of the mirror configuration and the ray of light lie on the same plane. Okay, which of the following statements are correct? The ray of light will come out for theta is equal to 30 degree for 0 less than L. तो यहां पे कहना चाह रहे हैं कि कोई ना कोई ऐसी वैल्यू
जरूर है हमारी एल की फ्रॉम 0 to L, मतलब कहीं ना कहीं ऐसी वैल्यू जरूर मिलेगी कि अगर मैं थीटा इजिकल टू 30 डिग्री के ऊपर थ्रो करता हूं तो हमारी बेसिकली लाइट बाहर आ जाएगी। तो देखते हैं, अगर ये एंगल 30 डिग्री हुआ, सोच के देखो, अगर ये 30 डिग्री एंगल हुआ, ये एंगल भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री। क्यों? वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स। ये एंगल कितना है 60 डिग्री, बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल गिवन है हमको। 30 प्लस 60 90, तो ये एंगल कितना हुआ 90 डिग्री। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम 30 डिग्री के ऊपर हिट करेंगे ना, तो रे जाके उसको परपेंडिकुलर हिट करेगी और रे वापस आ जाएगी, रे अपना पाथ रिट्रेस कर लेगी, सेम होल से वापस आ जाएगी, विच मींस दिस ऑप्शन इज डेफिनेटली करेक्ट। उन्होंने बोला कि किसी भी एक वैल्यू के लिए अगर हम लोग इसको हिट करेंगे 0 से L के बीच में, तो वो वापस आ जानी चाहिए इस होल से। इज इट ट्रू? यस इट इज ट्रू, बिकॉज वो परपेंडिकुलरली हिट कर रही है, तो वापस आ जाएगी, रिट्रेस कर जाएगी, राइट। बी ऑप्शन देखते हैं, देयर इज एन एंगल फॉर L इज इक्वल टू L/2। इन्होंने बोला कि अगर यहां पे तुमको बिल्कुल सेंटर पे, तो मैं इसको खाली कर देता हूं, इन्होंने कहा कि अगर बिल्कुल सेंटर में होल हो यहां पे, इन्होंने कहा अगर बिल्कुल सेंटर पे होल हो यहां पे, ठीक है जी, there is an angle for L is equal to L/2 at which the ray of light will come out after 2 reflection, कि 2 रिफ्लेक्शन के बाद हमारी लाइट बाहर आ जाए। बिल्कुल हो सकता है। कैसे? अगर मैं इसके पैरेलल भेज दूं, मतलब 60 डिग्री पे रे को भेज दूं, तो रे इधर जाएगी, फिर रे इधर जाएगी, एंड सिमेट्रिकली रे हमारी बाहर आ जाएगी। तो एक अंदर भी एक इक्विलेटरल ट्रायंगल बन चुका है, ठीक है जी। तो यहां पे पहली रिफ्लेक्शन होगी, यहां पे दूसरी रिफ्लेक्शन होगी, और फिर रे हमारी बाहर निकल के आ जाएगी। तो ये बी ऑप्शन भी एकदम करेक्ट है। तो ए भी करेक्ट था, बी भी करेक्ट है, ठीक है। ओके, द रे ऑफ लाइट विल नेवर कम आउट फॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एल इज इक्वल टू L/3। तो लेट्स सी, अगर हम L इज इक्वल टू L/3, मान लो ये L/3 है, दिस इज L/3, समवेयर ओवर हियर ये आती है रे एट द एंगल ऑफ 60 डिग्री, बिल्कुल इसके पैरेलल आएगी। अगर ये एंगल 60 डिग्री हो जाता है, तो देखो समथिंग लाइक द डायग्राम ऐसा बनेगा कि रे यहां से जाएगी, यहां से रिफ्लेक्ट हो जाएगी, फिर रिफ्लेक्ट होके यहां पे जाएगी, रिफ्लेक्ट होके यहां पे जाएगी, एंड इस तरह से, एंड अल्टीमेटली रे बाहर निकल के आ जाएगी। तो देखो, फर्स्ट रिफ्लेक्शन, सेकेंड रिफ्लेक्शन, थर्ड रिफ्लेक्शन, फोर्थ रिफ्लेक्शन, फिफ्थ रिफ्लेक्शन, एंड बाहर आ चुकी है। तो ऑप्शन क्या था? द रे ऑफ लाइट विल नेवर कम आउट। दिस इज नॉट ट्रू, रे बाहर आ जाएगी, एंड आफ्टर हाउ मेनी रिफ्लेक्शंस? 5 रिफ्लेक्शंस के बाद। तो ये ऑप्शन गलत है। लेट्स चेक द सिक्स्थ ऑप्शन, द रे ऑफ लाइट विल कम आउट फॉर थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड 0 L लेस देन L/2। जैसे हमने L/3 का एग्जांपल लिया, हमारी बाहर आ रही थी रे आफ्टर 6 रिफ्लेक्शंस। नहीं 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 नहीं, अभी हमने देखा कितने रिफ्लेक्शंस के बाद? 5 रिफ्लेक्शंस के बाद बाहर आएगी। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो इसके दो आंसर्स बनेंगे, ए एंड बी ऑप्शन, ठीक है जी। आई होप ये क्लियर है, एंड लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। A wire is bent in the shape of a right angled triangle and is placed in front of a concave mirror of focal length S. तो यहां पे एक concave mirror है, और इस मिरर के सामने हमने क्या रख रखा है? एक ट्रायंगल रख रखा है, ठीक है जी। ये एक ऑब्जेक्ट है बेसिकली, एज शोन इन द फिगर। Which of the figures shown in the 4 options qualitatively represent the shape of the image of the bent wire? तो let's think it out. तो देखो ऐसा है कि सबसे पहले हम लोग इसकी इमेज निकालने की कोशिश करेंगे जब हमारे पास F/2 के ऊपर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ठीक है जी। एंड हमको पता है ये 6th वाला रे डायग्राम बनता है कनकेव मिरर्स का, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन फोकस एंड पोल, एंड इन दैट केस एक वर्चुअल इमेज बनती है, राइट। एक बार चेक कर लेते हैं, इसकी इमेज हम लोग लोकेट करने की कोशिश करते हैं। सो ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट यहां पे है, तो इंसिडेंट रे लेफ्ट जा रही है, तो हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन लेफ्ट हो जाएगी। 1/v minus 1 sorry 1/v plus 1 upon u is equal to 1 upon f. ओके, एंड u क्या क्या है हमारे पास? यहाँ पे ऑब्वियसली नेगेटिव साइड पे है, एंड फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो आई वुड सिंपली से f/2। तो यहां से हमारे पास निकल के आ जाएगा v is equal to f।
सो इतने से पार्ट की जो इमेज बन रही है, एक वर्चुअल इमेज बन रही होगी यहां पे एफ के, एफ डिस्टेंस फ्रॉम दिस मिरर, ओके। एंड ऑब्वियसली क्योंकि हमारा इमेज डिस्टेंस ज्यादा है, डबल है इमेज डिस्टेंस, तो इमेज की साइज भी इससे डबल होने वाली है। एंड जो ऑब्जेक्ट हमारे पास एफ के ऊपर पड़ा होता है उसकी इमेज कहां बनती है, इंफिनिटी के ऊपर बनती है जाके, एंड वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस भी होगी वो रे। सो हमारे पास कुछ इमेज इस तरह से बन जाने वाली है। सो दिस शुड बी आवर इमेज। तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? आई थिंक डी ऑप्शन मैच कर रहा है। सो डी इज गोइंग टू बी माय आंसर। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A point source S is placed at the bottom of a transparent block of height 10 mm and refractive index 2.72. It is immersed in a lower refractive index liquid as shown in the figure. It is found that the light emerging from the block to the liquid forms a circular bright spot of diameter 11.54 mm on the top of the block. The refractive index of the liquid is. ठीक है, तो आई थिंक सबने ये वाला कंसेप्ट पढ़ा हुआ है कि अगर हमारे पास ये एक लेट्स से वाटर है, ठीक है जी, अगर हम यहां पे पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट रखते हैं एट अ डेप्थ h, तो सरफेस के ऊपर एक ब्राइट स्पॉट बनती है, राइट। और वो ब्राइट स्पॉट क्यों बनती है? बिकॉज उसके बाद हमारी TIR स्टार्ट होने लग जाती है, तो ये एक r रेडियस की एक ब्राइट स्पॉट बनती है। और इस r का फॉर्मूला रहता है हमारे पास h अपॉन म्यू स्क्वायर -1 का रूट, वेयर म्यू स्टैंड्स फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस वाटर या फिर वॉट एवर मीडियम इट इज। एंड ये फॉर्मूला तब बनेगा अगर हमारा बाहर मीडियम क्या होता था, एयर होता था, राइट। दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसका 1 है। अगर हमारे पास बाहर भी कुछ मीडियम दे दिया जाएगा, ठीक है जी, अगर मुझे बाहर भी कुछ मीडियम दे दिया जाएगा, in that case I would have to say that this is not just mu of this medium, this is refractive index of this medium with respect to the outside medium, मतलब ये mu relative बन जाएगा। बस इतना सा फर्क है। that is h upon mu square -1 का रूट we know कि जब हमारी एक मीडियम ऑफ mu से एयर में जाती है, 1 में जाती है, लेकिन अगर वो 1 की बजाय उसका भी अपना कुछ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा तो आई वुड हैव टू पुट दिस mu as mu r। बाकी कुछ ज्यादा कुछ फर्क नहीं है। तो सेम चीज यहां पे हो रही है, देखो कि यहां पे एक सोर्स पड़ी है, ये हमारा एक मीडियम है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वी आर गिवन एज 2.72, ओके। एंड बाहर जो लिक्विड है इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मुझे निकालना है। अगर यहां पे जो ब्राइट स्पॉट बन रही है इसका रेडियस ऑलरेडी गिवन है। इसका रेडियस कितना गिवन है? तो एक्चुअली इसका डायमीटर गिवन है 11.54, विच रेडियस विल बी इक्वल टू 11.54 डिवाइडेड बाय 2 mm, ओके। कुछ नहीं करना, बस इस क्वेश्चन में सबसे पहले वैल्यूज पुट करना स्टार्ट कर दो। तो r की वैल्यू पुट कर दो 11.54 डिवाइडेड बाय 2, ओके। mm में ही पुट कर दो। एक काम करते हैं, हाइट को भी mm में ही डाल देते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा फिर। एंड हाइट हमको कितनी दे रखी है? 10 mm दे रखी है। लेट्स पुट द हाइट एज 10 mm। एंड जब तुम सॉल्व करोगे तो तुम्हारे पास ये म्यू r निकल के आएगा 2, ठीक है, जस्ट चेक कर लेना। तो तुम्हारा यहाँ पे म्यू r 2 निकल के आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि the refractive index of this medium with respect to this liquid is how much? 2. Or I can say mu of this medium, that is block, divided by mu of liquid is simply equal to 2. और mu of block कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 2.72। तो हमारे पास mu liquid कितना आ जाएगा? mu liquid comes out to be equal to 2.72 by 2, that is 1.36. So yes, this is the answer, 1.36. I hope this concept is clear, right? अब ऐसे क्वेश्चंस और भी बहुत सारे पूछे गए हैं। अगर तुम प्रीवियस ईयर्स के जेई मेंस के या नीट के उठा के देखोगे, वहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिल जाएंगे कि अ डाइवर सीज द आउटसाइड वर्ल्ड एज अ हॉरिजन, अ सर्कुलर हॉरिजन, फिश वाला क्वेश्चन मिल जाएगा, एंड मेनी अदर क्वेश्चंस। बस इसमें क्या था कि यहाँ पे म्यू को किससे रिप्लेस कर दो? म्यू आर से रिप्लेस कर दो, बिकॉज बाहर एयर नहीं है, एयर की बजाय क्या है? लिक्विड, ओके। And I hope this is clear. And let's move to the next question. A monochromatic light is traveling in a medium of refractive index n is equal to 1.6. It enters a stack of glass layer from the bottom side at an angle theta is equal to 30 degrees. The interfaces of the glass layers are parallel to each other. The refractive indexes of different glass layers are monotonically decreasing as
nm इज इक्वल टू n माइनस m डेल्टा n, nm इज द, एक्चुअली यहाँ पे nm मतलब है n सबस्क्रिप्ट m लिखा हुआ बेसिकली, n सबस्क्रिप्ट m, यहाँ पे भी n सबस्क्रिप्ट m is the refractive index of the mth slab and delta n is equal to 0.1. See the figure. The ray is refracted out parallel to the interface between the m minus 1th and the mth slabs from the right side of the stack. What is the values of m? What the value of m is? क्वेश्चन दिखने में ही बड़ा है, वरना इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। और ये डेल्टा एन, ये दिखने में ही वैल्यूज ज्यादा तुमको लग रही है, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, सीधी बात है। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है n, इसका कितना है n माइनस डेल्टा एन, डेल्टा एन भी इन्होंने दे रखा है 0.1, इसका कितना है n माइनस 0.2, इसका कितना है n माइनस 0.3 एंड सो ऑन, ये कहानी चलते जा रही है। इन्होंने कहा कि जब mth स्लैब में आती है रे तो वहां पे वो 90 डिग्री हो जाता है हमारा रिफ्रैक्शन एंगल, और यहां पे एंगल थीटा कितना है 30 डिग्री, ठीक है जी। और n की वैल्यू भी दे रखी है क्वेश्चन में, विच इज इक्वल टू 1.6 वैल्यू दे रखी है इसकी। तो यार बीच वाली स्लैब्स की तो जरूरत ही नहीं है, सीधे सीधे फर्स्ट और लास्ट पे स्नेल्स लॉ लगा दो, बात खत्म। सीधे लिखो, देखो n इंटू साइन 30 इज इक्वल टू, अब देखो जब इस स्लैब में एंटर कर चुकी है तो कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाएगा, n माइनस m डेल्टा n, ये डेल्टा n है, नॉट डेल्टा m, ये डेल्टा n है। डेल्टा n कितना दे रखा है हमको क्वेश्चन में 0.1, इतना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो चुका है। ओके, एंड लास्ट साइन 90 डिग्रीज, ये तो होता 1 है, ये कितना है हाफ, और n कितना दे रखा है 1.6, तो 1.6 इंटू हाफ इज इक्वल टू 1.6 माइनस m इंटू 0.1। अब इससे क्या आसान क्वेश्चन होगा, 0.8, 1.6 माइनस 0.8 बचा 0.8, इसको इधर ले जाओगे तो बना m इंटू 0.1, तो m कितना आ गया 8। कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में, एकदम आसान क्वेश्चन है, समझ में आ गया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। A planar structure of length L and width W is made of two different optical media of refractive indexes n1 is equal to 1.5, तो ये हमको 1.5 दे रखा है, एंड ये कितना दे रखा है, दिस इज गिवन एज 1.44 as shown in figure. If L is greater than W, तो ये जो L है ये greater than W दे रखा है। A ray entering from AB will emerge from end CD only if the total internal reflection condition is met inside the structure. Obviously ये थोड़ा ऑप्टिक फाइबर का कंसेप्ट, आई होप यू नो दैट, राइट। इसमें क्या होता है कि बेसिकली हमारी रे है, अगर ये डेंसर मीडियम है, रेयरर मीडियम है, अगर मैं क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे हिट कर दूंगा, है ना, मतलब अगर ये एंगल को अगर मैं क्रिटिकल एंगल से ज्यादा रखूंगा तो रे हमारी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कर जाएगी। हाँ, अगर क्रिटिकल एंगल से कम रखा तो रे बाहर निकल जाएगी, तो इस चीज को ध्यान रखना है। फॉर L इज इक्वल टू 9.6, तो ये हमको दे रखा है 9.6 मीटर्स। इफ द इंसिडेंट एंगल थीटा इज वेरीड, कि हम थीटा को वेरी करते जाएंगे, है ना, अगर हम थीटा को वेरी करते जाएंगे अकॉर्डिंगली हमारा रिफ्रैक्शन एंगल भी वेरी होगा, रिफ्रैक्शन एंगल वेरी होगा तो ये हमारा ये इंसिडेंस एंगल जो है ये भी वेरी होगा, है ना। तो मतलब खुद सोच के देखो, अगर मैंने थीटा को बहुत कम रख दिया तो ये रिफ्रैक्शन एंगल भी कम हो जाएगा, और रिफ्रैक्शन एंगल कम हो जाएगा तो ये एंगल ज्यादा हो जाएगा, विच इज गुड फॉर मी बिकॉज दिस विल प्रमोट TIR। लेकिन अगर मैंने थीटा को बहुत ज्यादा रख दिया, ये एंगल भी ज्यादा हो जाएगा, ये एंगल कम रह जाएगा क्रिटिकल से, जिसके कारण रे बाहर निकलने का खतरा है हमारे पास, ठीक है। तो मतलब थीटा की एक सर्टेन एक मैक्सिमम वैल्यू है जो तुम रख सकते हो, ऐसा नहीं कि थीटा को जितना मर्जी बढ़ा के रख दो, कि थीटा को 90 कर दिया तो बात बन जाएगी, नहीं 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 नहीं। तो थीटा को एक सर्टेन एंगल ही रख सकते हो, एक मैक्सिमम सर्टेन वैल्यू भी रख सकते हो, अगर तुम यहां पे TIR करवाना चाहते हो। इस चीज का हमको ध्यान रखना पड़ेगा। द मैक्सिमम टाइम टेकन बाय अ रे, देखो अगर मैं चाहता कि यहां से रे आए और मिनिमम टाइम से बाहर निकल जाए, तो मैं क्या करता ना, मैं इसको 0 डिग्री पे हिट कर देता, मैं 0 डिग्री पे हिट करता
तो ये रे सीधा जाती एंड बहुत ही मिनिमल डिस्टेंस, दैट इज सिर्फ n 9.6, दैट इज स्ट्रेट लाइन के अलोंग ही उसको डिस्टेंस कवर करना पड़ता, तो जल्दी बाहर निकल जाती। पर मुझे मिनिमम टाइम नहीं निकालना, मुझे मैक्सिमम निकालना है। फिर तुम क्या बोलोगे, सर मैक्सिमम के लिए क्या दिक्कत है, आप 90 डिग्री कर दो तो सबसे आसान काम हो जाएगा हमारी। नहीं, 90 डिग्री कर दिया तो क्या पता यहां TIR ही ना हो। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, मैं इस एंगल को क्रिटिकल एंगल लेके मैं फिर देखूंगा कि मुझे ज्यादा से ज्यादा कितना डिस्टेंस मैं कवर करवा सकता हूं। ठीक है, तो क्रिटिकल एंगल निकालना है, बस सारी कहानी है कि अगर ये एंगल क्रिटिकल एंगल है तो वी नो साइन C इज इक्वल टू μ2 अपॉन μ1, बाहर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपॉन अंदर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दैट इज 1.44 डिवाइडेड बाय 1.5। ये मेरा क्रिटिकल एंगल आ चुका है। सोच के देखो, इस ट्रायंगल की बात करते हैं। ठीक है जी, अब रे को ये पाथ ट्रैवल करना पड़ रहा है। अब इसमें मैं अगर साइन C लगाता हूं, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं, लेट्स से दिस इज नेमिंग कर देते हैं PQR। अब साइन C लगाता हूं, साइन C इज सिंपली इक्वल टू PR अपॉन RQ। अब यहां पे देखो, इसको यहां से डिस्टेंस यहां से ट्रैवल करना पड़ेगा, ये ट्रैवल करना पड़ेगा एंड सो ऑन, कुछ ऐसा इसका पाथ होने वाला है। अब RQ की जो वैल्यू है, दिस इज सिंपली इक्वल टू PR इंटू 1.5 अपॉन 1.44, या इन सिंपल वर्ड्स में ओवरऑल बोल सकता हूं कि जो डिस्टेंस इसको कवर करना पड़ेगा, दिस इज सिंपली गोइंग टू बी इक्वल टू 9.6 इंटू 1.5 1.4। क्लियर हुआ? बिकॉज जो हॉरिजॉन्टल है, हॉरिजॉन्टल का एक कंपोनेंट उसको कवर करना पड़ रहा है हर बार, और वो कंपोनेंट कितना है उसको, दैट इज अपॉन साइन C, दैट इज 1.5 इंटू 1.44। सो दिस इज गोइंग टू बी द टोटल डिस्टेंस एंड ये डिस्टेंस निकल के आएगा 10 मीटर्स। इसका मतलब अगर मैं ये टोटल लेंथ ऑफ द पाथ देखूंगा, दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू 10 मीटर्स। ओके, एंड टाइम निकालना है हमको, तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है, 10 मीटर्स। अब स्पीड कितनी है, स्पीड इस मीडियम में जो स्पीड होगी, दैट इज गोइंग टू बी सिंपली 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइडेड बाय म्यू। कहीं इतना आंसर मत निकाल देना, अभी म्यू से डिवाइड भी करना है, बिकॉज म्यू उसका कितना है 1.5 एंड दिस इज गोइंग टू बी द स्पीड इन द मीडियम। एंड यहां से हमारे पास कितना बन के आएगा, आई थिंक दिस विल कम आउट टू बी इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर -8, और यू कैन से 50 इंटू 10 टू द पावर -9। तो इसका आंसर कितना बन जाएगा, T50। आई होप ये कंसेप्ट क्लियर है। एक बार फिर से जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, मुझे ये यहां पे साइन C पता चल गया, और मुझे पता है कि ये जो हॉरिजॉन्टल है, इसका मुझे ये कंपोनेंट लेना है हर बार, और वो क्या कंपोनेंट है, अपॉन साइन C करना है मुझे हर बार, राइट? कि अगर ये हमारे पास अगर ये 9.6 है, तो इसका बेसिकली अपॉन साइन C करके मुझे हमेशा ये वाली लेंथ्स मिलती जाएंगी, करेक्ट? तो वो टोटल डिस्टेंस आ गया हमारे पास निकल के 10 मीटर। क्या हम आगे बढ़ सकते हैं? आई होप इट इज क्लियर। तो लेट्स प्रोसीड। A wide slab consisting of two media of refractive indices N1 and N2 is placed in air as shown in the figure। ठीक है जी, तो यहां पे हमारे पास दो मीडियम्स है, N1 और N2, और बाहर एयर, और N1 के ऊपर वो थीटा एंगल के ऊपर हिट कर रही है एट एन एंगल थीटा, वेयर साइन थीटा इज स्लाइटली लार्जर देन, यहां पे 1 अपॉन N1 कर लो, ठीक है, स्लाइटली लार्जर देन 1 अपॉन N1। टेक रिफ्रैक्टिव इंडिसेस ऑफ एयर एज 1, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। अब यहां पे ना एक चीज दिया हमको कि जो साइन थीटा है वो 1/N1 से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैं डायरेक्टली N1 और मैं एयर की बात करता हूं, तो यहां से अगर कोई रे आएगी ना, तो वो अंदर चली जाएगी, क्योंकि जो साइन थीटा है ना, ये जो थीटा है, ये क्रिटिकल एंगल से बड़ा है। और स्नेल्स लॉ में डायरेक्टली यहां से यहां भी लगा सकता हूं। इसका मतलब ये हुआ
कि अगर रे मेरी N2 एंटर कर भी गई, अगर N1 से N2 एंटर कर भी गई, बाहर नहीं जा पाएगी एयर में, वो वहीं से क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट हो जाएगी, TIR हो जाएगी। हाँ, ये भी पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो N2 में भी ना जाए। सपोज N2 खुद ही एयर है, अगर N2 इटसेल्फ इज इक्वल टू 1 तो यहीं पे TIR हो जाएगी। तो दो पॉसिबिलिटीज बन गई है ना। क्या पॉसिबिलिटीज है, एक तो यहां से रे आएगी, यहीं पे रिफ्लेक्ट हो जाएगी अगर N2 खुद एयर हुआ तो, और अगर N2 एयर ना भी हुआ, चलो ठीक है, मान लेते हैं कि यहां से रे हमारी इधर चली गई, यहां से चली भी जाएगी तो भी क्या होने वाला है, यहां पे TIR हो जाएगी और अल्टीमेटली वापस आ जाएगी सिमेट्रिकली। तो कुछ भी कर लो, इस रे ने इस मीडियम में वापस आना ही आना है। ठीक है, समझे इस बात को। ऑप्शंस रीड करते हैं। द लाइट रे एंटर्स एयर इफ N2 इज इक्वल टू N1। कि लाइट रे हमारी एयर में एंटर करे, भाई वो कर ही नहीं सकती, बात ही खत्म है, करेगी ही नहीं कभी। The light ray is finally reflected back into the medium of refractive index N1 if N2 is less than N1। भाई उसने करना ही है रिफ्लेक्ट, हमने बात कर ही ली है। The ray is finally reflected, वे भी करेगी, the ray is finally reflect करेगी। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, BCD। आई होप दिस थिंग इज क्लियर। अगले क्वेश्चन पे प्रोसीड करते हैं। A transparent slab of thickness D has a refractive index Nz that increases with Z. Here Z is the vertical distance between the slab measured from the top. The slab is placed between two media with uniform refractive indexes N1 and N2, where N2 is greater than N1. As shown in the figure, a ray of the light incident with angle theta I from medium 1 and emerges in medium 2 with refraction angle theta T with lateral displacement L. तो हमको दे रखा है कि ये एक स्लैब है, इस स्लैब में ना मीडियम हमारा डेंसर होते जाता है जैसे वो हम नीचे जाते जाते हैं, मतलब म्यू की वैल्यू बढ़ते जा रही है। ये सारा म्यू कांस्टेंट है, यहां भी कांस्टेंट है, ये N1 है, ये N2 है, N2 बड़ा है और धीरे धीरे N1 हमारा N2 की तरफ बढ़ते 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 N2 हो जाता है। ये हमको दे रखा है क्वेश्चन में। एंड बोल दिया गया कि यहां से एक रे आती है, वो हमारी टुवर्ड्स बेंड करती जाती है, ऑब्वियसली स्ट्रेट लाइन तो नहीं होगी, एक कर्व के अलोंग बेंड करती जाएगी एंड अल्टीमेटली वो यहां से रे हमारी बाहर निकल जाएगी और ये डिस्टेंस को उन्होंने L बोल दिया। अब ये L है, ये L किस पे डिपेंड करेगा भाई, ये L डिपेंड करेगा हमारी स्लैब के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के ऊपर, बिकॉज ये जो N2 है इसने तो अपना काम यहां से स्टार्ट किया ना, ये जो है किस तरह से इसका NZ वेरी कर रहा है वो उस पर डिपेंड कर रहा है हमारा ये L। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू, L इज इंडिपेंडेंट ऑफ N2, बिल्कुल सही बात है, N2 से कोई लेना देना नहीं है। N1 sin theta I is equal to N2 sin theta F, बिल्कुल हम लोग स्नेल्स लॉ कहीं से भी कहीं पे भी लगा सकते हैं, तो ये बिल्कुल सही है। L is dependent on NZ, ये भी सही बात है। और ये क्या है, N1 sin theta is equal to N2 माइनस, ऐसा कोई स्नेल्स लॉ नहीं हमने पढ़ा, तो ये इसका आंसर बनेगा A B C। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Light guidance in an optical fiber can be understood by considering a structure comprising of thin solid glass cylinder। तो बेसिकली ये हमको एक अगेन ऑप्टिक फाइबर का क्वेश्चन है ना जी। तो ये हमारी कोर होती है, ये क्लैडिंग होती है, जो कोर है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होता है ताकि यहाँ पे TIR हो पाए। वेरी सिंपल थिंग, तो ये N1 है, ये N2 है, वेयर N1 इज ग्रेटर देन N2। ठीक है जी, तो जल्दी से इसको रीड कर लो। एंड लास्ट में उन्होंने बोला द न्यूमेरिकल एपर्चर NA ऑफ द स्ट्रक्चर इज sin IM। तो ये जो एंगल I है जिस पे हिट कर रहा है sin IM, इसको इन लोगों ने बोला है न्यूमेरिकल एपर्चर NA। इसकी क्या इंपॉर्टेंस है, हमने बात करी थी अभी अभी ये क्वेश्चन में। क्या बात करी थी कि भाई ये जो एंगल है ना, इसको तुम बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा सकते, तुम ज्यादा बढ़ा दोगे यहां से रिफ्रैक्शन एंगल बढ़ जाएगा, ये बढ़ जाएगा तो ये हमारा जो थीटा है वो कम हो जाएगा, जिसके चलते शायद TIR ना हो पाए। तो निकाल लेते हैं ये sin IM का एक्सप्रेशन क्या है, जल्दी से निकाल लेते हैं, कोई मुश्किल काम नहीं है। तो आई वुड सिंपली से कि मुझे ये एंगल कम से कम क्रिटिकल एंगल चाहिए, और अगर ये क्रिटिकल एंगल है तो ये बचा कुचा एंगल कितना रहेगा मेरे पास, दिस इज 90 माइनस सी। जो रिफ्रैक्शन एंगल है ये हो गया मेरे पास 90 माइनस सी। तो मैं यहां पे स्नेल्स लॉ अगर लगाता हूं इस पॉइंट के ऊपर,
I would say 1 into sin I is equal to mu. यहां पे म्यू इन्होंने क्या लिख रखा है, n1 लिख रखा है, तो मैं इसको n1 लिख देता हूं, इज इक्वल टू n1 इंटू साइन 90 माइनस सी, राइट। ये हमारा R1 कितना है, ये जो R एंगल है ये कितना है, 90 माइनस सी। तो साइन I इज इक्वल टू n1 इंटू साइन 90 माइनस सी, और ये क्या होता है, कॉस सी। अगर मैं कॉस सी को वापस साइन के फॉर्म में बनाना चाहूंगा, आई कैन से कॉस सी इज रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर सी। और साइन स्क्वायर सी क्या होता है, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस n2 अपॉन n1 का स्क्वायर। आई होप ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। तो सिंपली n1 इंटू रूट ऑफ 1 माइनस n2 अपॉन n1 का स्क्वायर, ठीक है जी। अब यहां पे n1 स्क्वायर को एलसीएम लेके n1 बाहर आएगा, इससे कट जाएगा, तो बनेगा क्या, n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर। सो दिस इज इक्वल टू साइन आई। और इसको मैं साइन आई एम बोल देता हूं यहां पे, बिकॉज ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल आई एम है, वरना टी आई आर नहीं होगी वहां पे। तो यहां तक क्लियर है, एकदम क्लियर होना चाहिए यहां तक, ठीक है जी। तो रीड करते हैं, इफ टू स्ट्रक्चर्स ऑफ सेम क्रॉस सेक्शनल एरिया बट डिफरेंट न्यूमेरिकल एपर्चर्स NA1 and NA2 are joined longitudinally, the numerical aperture of the combined structure is। तो इसको समझो, यहां पे ये कहते हैं कि अगर हमारे पास दो स्ट्रक्चर्स हो, ठीक है जी, एक काम करते हैं, अगला पेज ले लेते हैं। अगर हमारे पास यहां पे दो ऑप्टिक फाइबर्स हों और उनको तुमने लॉन्गिट्यूडिनली ज्वाइन कर दिया, इसके लिए तुम ज्यादा से ज्यादा जो एंगल रख सकते थे, साइन थीटा I1 बोल लेते हैं, वो कितना था, NA1। और इसके लिए तुम ज्यादा से ज्यादा रख सकते थे NA2, वेयर NA2 इज लेसर देन NA1। तो उन्होंने बोला कि कंबाइंड का कितना होगा, एग्जांपल ले लेते हैं। इन्होंने बोला कि यार यहां पे 60 डिग्री रख सकते हो ज्यादा से ज्यादा, इसने बोला नहीं जी ज्यादा से ज्यादा 70 डिग्री रख सकते हो। तो क्या होना चाहिए, 60 डिग्री शुड बी द लिमिट, मिनिमम दोनों में से वो लिमिट होनी चाहिए। बिकॉज तुमने अगर 65 डिग्री ले लिया तो यहां पे तो फिर टीआईआर हो ही नहीं पाएगी। मैं चाहता हूं दोनों जगह टीआईआर हो, इसलिए वो जो आईएम की वैल्यू तो दोनों में से स्मॉलेस्ट वाली ले लूंगा। अब दोनों में से स्मॉलेस्ट कौन है, Na2 है, तो हमारा कंबाइंड का आंसर क्या रहेगा, इट विल बी Na2। तो डी आंसर बन जाएगा, दैट इज Na2। ऑब्वियस सी बात है ना यार। देखो भाई, एक बोलता है कि भाई मुझे 60 डिग्री से ज्यादा नहीं एंगल चाहिए वरना मेरी टीआईआर नहीं हो रही, एक बोल रहा है मुझे 70 से ज्यादा नहीं चाहिए। तो किसकी मानी जाएगी, 60 वाले की। भाई उसकी भी तो करवानी है टीआईआर, 70 वाला तो खुश है, 70 वाले को दिक्कत नहीं है 60 से कम में, पर 60 वाले को दिक्कत हो जाएगी अगर हमने 65 कर दिया तो आई होप ये बहुत ही ऑब्वियस सी बात है, दिस मेक सेंस। एंड इसका एक और क्वेश्चन था, एक्चुअली पैसेज वाला क्वेश्चन था, तो दूसरा क्वेश्चन भी इसका देखते हैं। अच्छा, इसमें ये बोलना चाह रहे हैं कि अगर हमने इस ऑप्टिक फाइबर को वाटर में डाल दिया या किसी मीडियम में डाल दिया, जैसे हमने यहां पे अभी इसको एयर में लेके चला हुआ है, ठीक है जी। तो जब एयर में लिया है तो मैंने यहां पे क्या लगाया है, 1, ठीक है जी, मैंने यहां पे 1 लगा रखा है। अगर एयर ना हो तो यहां पे क्या लगाना पड़ेगा, आई विल हैव टू पुट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मीडियम, म्यू ऑफ द मीडियम। तो मैं यहां पे NM लिख देता हूं इसको, ठीक है। तो लेट मी जस्ट राइट इट, NM। तो ऐसे केस में हमारा क्या बन जाएगा, साइन IM इज इक्वल टू N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर का रूट डिवाइडेड बाय NM, ये बन जाएगा। दिस इज व्हाट आई हैव टू यूज इन दिस क्वेश्चन, ठीक है। मैं फिर से यहां पे लिख देता हूं, साइन IM इज इक्वल टू N1 स्क्वायर माइनस N2 स्क्वायर का रूट अपॉन NM, वेयर NM स्टैंड्स फॉर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। तो इन्होंने कहा कि फॉर टू स्ट्रक्चर्स नेमली S1 विद N1 N2 और एक S2 N1 N2 and taking the refractive index of water to be this and that of air to be 1, the correct option is R। इन्होंने कहा कि अगर S1 को इमर्स कर दिया वाटर में
और S2 को इमर्स कर दिया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम इतने में 16/3√15, तो दोनों का Na बराबर हो जाएगा। मतलब दोनों का ये साइन IM, दैट इज इसी को हमने Na बोला हुआ है, ये बराबर हो जाएगा। अब ये वैल्यूज पुट करके देखो जल्दी से। मतलब S1 के लिए तुमको देखो N1 पता है, N2 पता है, और उन्होंने वाटर बोल दिया मीडियम, तो यहां पे ये तीनों वैल्यूज पुट करो, Na निकालो। फिर S2 के लिए ये वैल्यूज गिवन है N1 N2, और इसको किस में डुबो दो, इस मीडियम में डुबो दो, N1 Nm में ये रख दो, फिर से Na निकालो और चेक करना ये बराबर आ जाएंगे, तो ये ऑप्शन अपना डेफिनेटली करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, चेक करके देखना ये आंसर करेक्ट बनेगा। एंड सिमिलरली बाकी ऑप्शन भी चेक करके देख लेना, तुम्हारा A एंड C इसका फाइनल आंसर बनेगा। चेक, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो लेट मी नो। ओके, एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। सो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, एन एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट पॉइंट O 10 centimeter in front of a convex lens L1 and a concave lens L2 is placed 10 centimeter behind it, as shown in the figure. The radii of curvature of all the curved surfaces in both the lenses are 20 centimeter. The refractive index of both the lenses is 1.5. The total magnification of this lens system is. अच्छा, इन्होंने बोला था रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ ऑल द कर्व्ड सर्फेसेस, मतलब ये दोनों सर्फेसेस सबके लिए हमारा जो रेडियस ऑफ कर्वेचर है वो सेम है, और वो कितना है 20 सेंटीमीटर। ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, ये भी 20, एंड ये दोनों के दोनों लेंसेज किसके बने हुए हैं, ग्लास के बने हुए हैं। 1.5 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है। तो आई एम श्योर तुमने एक स्टेटमेंट पढ़ा होगा, फॉर इक्वी कन्वेक्स ग्लास लेंस रेडियस ऑफ कर्वेचर इज सेम एज फोकल लेंथ। इसका मतलब इसकी फोकल लेंथ कितनी है 20, और इसकी भी फोकल लेंथ कितनी है 20। ऑब्वियसली विद प्रॉपर साइन डालेंगे ये +20 हो जाएगी, ये हमारी -20 हो जाएगी फोकल लेंथ। ओके, अब आई डोंट थिंक सो कुछ ज्यादा इसमें बचा है। इसमें सबसे पहले इसके लिए सॉल्व करते हैं। 1/v - 1/u इज इक्वल टू 1/f। u कितना लेना है यहाँ पे -10, और फोकल लेंथ कितना लेना है +20, कन्वेक्स लेंस है। तो यहाँ पे हमारे पास v कितना बन के आएगा, 1/v इज इक्वल टू 1/20 - 1/10, एंड v हमारे पास बन के आ जाएगा -20। ठीक है जी। तो बेसिकली इसके लिए जो इमेज बन रही है वो हमारी पीछे ही बन रही है -20। तो -20 यहां से पीछे 20 सेंटीमीटर, तो इसके लिए जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, यहां से 20 था, ये 10 और जोड़ दो तो u विल बी इक्वल टू -30। जल्दी सॉल्व करते हैं। 1/v - 1/u दैट इज -30 इज इक्वल टू 1/f। कनकेव लेंस है तो -20 लिखी जाएगी इसकी फोकल लेंथ, एंड यहां पे हमारे पास आ रहा है 1/v इज इक्वल टू -1/20 - 1/30 विच इज इक्वल टू -12 सेंटीमीटर। ये निकल के आ गया हमारे पास यहाँ पे -1/20 - 1/30 है ना। 60 एलसीएम लोगे तो 3 आएगा, 2 आएगा, 60/5 माइनस, तो -12 आ गया। तो देखो इसकी मैग्निफिकेशन कितनी बनी है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 है, v हमारा -20 है, तो m1 हमारे पास बना। फॉर्मूला क्या होता है, इट इज इक्वल टू v/u। v कितना है इसका -20, u कितना है इसका -10, तो दिस इज इक्वल टू 2। तो इसकी मैग्निफिकेशन 2 है, और उसकी मैग्निफिकेशन कितनी है, सो आई वुड से m2 इज इक्वल टू, इसका v है -12 और इसका u कितना था, इसका u था -30, तो विच इज इक्वल टू 2/5। तो m2 2/5 है, m1 हमारी 2 है, और हमारी जो नेट मैग्निफिकेशन होगी वो कितना होगा, प्रोडक्ट होता है, दैट इज m1 into m2 विच इज इक्वल टू 2 into 2/5। तो आंसर इज 0.8। तो ऐसा कोई ऑप्शन है बिल्कुल, तो बी आंसर आ जाएगा इसका। आई होप क्लियर है। ठीक है, तो इसमें क्या मेन कंसेप्ट यूज हुआ, एक तो यूज हुआ कि जो इक्वी कन्वेक्स ग्लास लेंस है उसके लिए हमारा f हमारे रेडियस ऑफ कर्वेचर के बराबर होता है। ठीक है जी। फिर वो यूज करके कुछ नहीं है जी, पहले इसकी v निकाल दी, जो इसके लिए v होगा वो उसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन जाएगा, ऑब्वियसली वो 10 सेंटीमीटर ऐड कर देंगे उसमें, फिर इसकी मैग्निफिकेशन निकाल ली, इसकी मैग्निफिकेशन निकाल ली, दोनों का प्रोडक्ट कर दिया, हमारे पास आंसर आ गया। कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। आई थिंक लेट्स मूव फॉरवर्ड नाउ इफ इट इज क्लियर। तो ये था एडवांस 2021 का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। The image of an object formed by a plano convex lens at a distance of 8 meters behind the lens is real and is 1/3 the size of the object। तो इसका मतलब ये हो गया कि मेरे पास एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस है,
ठीक है जी, एक प्लेन कन्वेक्स सरफेस है ना, तो ये होता है प्लेनो कन्वेक्स लेंस। इमेज इन्होंने बोला कि 8 सेंटीमीटर पे बन रही है और बिहाइंड बन रही है, रियल बन रही है, ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी ऑन द डिफरेंट साइड्स। तो यहां एक ऑब्जेक्ट है, इसने बोला कि जो इमेज है ना वो 1/3 साइज की है, तो मतलब जो v है उसका मैग्नीट्यूड u से 1/3 होना चाहिए, तो मतलब ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहां पे कितना होना चाहिए, 24 सेंटीमीटर होना चाहिए। ओके, and the wavelength of light inside the lens is 2/3 times the wavelength in free space। अच्छा, इन्होंने बोल दिया जी वेवलेंथ 2/3 टाइम्स है उस मीडियम में, वेवलेंथ 2/3 टाइम्स है तो मतलब स्पीड भी क्या है, 2/3 टाइम्स है, और अगर स्पीड 2/3 टाइम्स है तो मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना हो गया उसका, 3/2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया। एज सिंपल एज दैट, हमको इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी बता दिया गया विच इज इक्वल टू 3/2, मतलब इनडायरेक्टली ग्लास का बना हुआ है ये बता दिया है ना, मतलब सिंपल बोल सकते थे पर उन्होंने घुमा फिरा के बताया इसी बात को। ठीक है, वी आर फाइन विद दैट। द रेडियस ऑफ द कर्व्ड सरफेस ऑफ द लेंसेज, हमको इसका रेडियस बताना है, कुछ बचा ही नहीं इसमें, क्या रह गया, ऑब्जेक्ट पता है, उसकी इमेज पता है, फोकल लेंथ निकाल लेंगे, वही फोकल लेंथ यूज करके लेंस मेकर फॉर्मूला लगा के आर निकाल लेते हैं। 1/v that is 1/8 minus 1/u that is -24 is equal to 1/f, है ना जी। 24 एलसीएम लेंगे, ऐड करना है तो यहां पे 3 + 1 तो फोकल लेंथ आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। आई होप ये समझ में आ गया, फोकल लेंथ 6 आ चुकी है। बस लेंस मेकर फॉर्मूला 1/6 इज इक्वल टू μ2/1 दैट इज 3/2/1 माइनस 1 डाल देते हैं, कोई बात नहीं है, 1/r माइनस 1/इंफिनिटी। क्यों, ये r रेडियस है, इसका इंफिनिटी है, ये तो कट गया हमारे पास यहाँ। 1/6 इज इक्वल टू 3/2, ये हाफ है, 1/2r, तो यहां पे हमारे पास r कितना आ गया, 3, तो इसका आंसर है 3 मीटर्स। क्लियर हो गया, तो ये क्वेश्चन था एडवांस 2013 का। ठीक है, 2013 में ही एडवांस के स्टार्ट हुए थे पेपर्स, जैसे मैं आखिरी था, मेरे वाला बैच आखिरी था जब हमारा एडवांस नहीं होता था। हमारा क्या था, पहले AI ट्रिपली होता था और फिर उसके बाद IIT का एक मेन पेपर था, आई मीन IIT पहले होता था और फिर AI ट्रिपली का पेपर था। ओके, तो a small object is placed 50 centimeter to the left of a thin convex lens of focal length 30 centimeters। अच्छा, ये जो क्वेश्चन है ना, मतलब मेरा ऐसा मानना है कि ये सबसे चैलेंजिंग क्वेश्चन है रे ऑप्टिक्स में से, जो भी आज तक क्वेश्चन आज तक पूछे गए हैं। तो सबसे मुश्किल क्वेश्चन या सबसे चैलेंजिंग क्वेश्चन या सबसे मजेदार क्वेश्चन मैं इस क्वेश्चन को कंसिडर करता हूं। इसमें मल्टीपल कंसेप्ट्स लगेंगे तो इसको आराम से करेंगे। ठीक है, ट्राई करना चाहो डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो, वीडियो को पॉज कर दो यहीं पे एंड फिर देखना इसका सॉल्यूशन। A small object is placed at 50 centimeter to the left of a thin, ये यहां पे कन्वेक्स लेंस है, 50 सेंटीमीटर लेफ्ट पे यहां पे रख दिया ऑब्जेक्ट। ठीक है जी, रेडियस कर, और यहां पे ना एक हमारे पास कन्वेक्स मिरर है, और ये जो कन्वेक्स मिरर दिखा रखा है हमको, इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 100 है। मजेदार चीज ये है कि ये जो मिरर है ना, इसको टिल्ट कर दिया हमने थीटा। अगर नहीं करते फिर तो कुछ क्वेश्चन था ही नहीं, फिर क्या होता है जी, कुछ नहीं है, इसके कारण इसका v निकालेंगे, वो इसके लिए ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बन जाएगा, वो निकाल के फाइनल इमेज निकाल देंगे, फिर तो कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में। बस ये टिल्ट करना ही तो इस क्वेश्चन का मेन एसेंस है। अब इस टिल्ट करने से होगा क्या, कौन सा कंसेप्ट यूज होगा, एक कंसेप्ट पढ़ा होगा कि अगर हमारी इंसिडेंट रे फिक्स्ड रहे, हम अगर अपने मिरर को रोटेट करते हैं थीटा से, तो जो उसकी रिफ्लेक्टेड रे होती है वो 2 थीटा से रोटेट होती है। क्या ये कंसेप्ट पढ़ा है, सिर्फ वही कंसेप्ट यहां पे यूज होने वाला है। अब ध्यान से देखते हैं, अब एक काम करते हैं, सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं कि मिरर को हमने टिल्ट किया ही नहीं, मिरर यहां पे सीधा पड़ा हुआ है, उसके अकॉर्डिंगली पहले आंसर निकाल के देखते हैं। ठीक है, और फिर जो हमारी फाइनल इमेज बनेगी उसको रोटेट कर देंगे। कितने से रोटेट कर देंगे, देखो मिरर को हमने बोला थीटा दे रखा है क्वेश्चन में 30 डिग्री, कि 30 डिग्री से तुमने मिरर को रोटेट किया तो तुम्हारी इमेज कितने से रोटेट हुई होगी, जो फाइनल रिफ्लेक्टेड रे है वो कितने से रोटेट हुई होगी, 60 डिग्री से। बस वही अप्लाई करना है। पहले हम लोग नॉर्मल क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ये मान के कि मिरर सीधा ही था। सबसे पहले इस लेंस के लिए v निकालते हैं,
तो 1 upon v minus 1 upon u, that is minus 50 is equal to 1 upon f, this is 30. ठीक है जी, तो यहां से हमारा v निकल के आएगा 1 by 30 minus 1 by 50, so 150 by 2 which will be equal to 75 सेंटीमीटर. मतलब इसने जो इमेज बनाई है यहां से 75 सेंटीमीटर दूर बनाई है, तो 50 पे तो मिरर ही आ जाएगा, मतलब इसके लिए जो ऑब्जेक्ट है वो इसके भी राइट के ऊपर है, दैट इज अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर. तो फॉर दिस मिरर u विल बी टेकन एज +25 एंड इसकी फोकल लेंथ कितनी ली जाएगी, ऑब्वियसली पॉजिटिव ली जाएगी, सेंटर उस तरफ है और दैट विल बी +50. सो 1 upon v प्लस 1 upon u कितना है 25 इज इक्वल टू 1 upon f और इसकी फोकल लेंथ +50 1 upon 50. ओके, तो यहां पे हमारे पास v निकल के आ चुका है -50. सोच के देखो, अगर ये मिरर सीधा ही होता, अगर ये मिरर सीधा सीधा पड़ा होता तो इसके कारण जो इमेज बनती वो -50, मतलब लेंस के ऑप्टिकल सेंटर पे ही हमारी फाइनल इमेज बनती. समझे क्या होता कि ये अपनी इमेज बनाता यहां से 75 सेंटीमीटर दूर, लगभग यहां पे, और ये अपनी फाइनल इमेज बनाता यहां पे, ये आंसर बन जाता अगर ये सीधा दिया हो 50 सेंटीमीटर टुवर्ड्स लेफ्ट. पर इस मिरर को अब हमने क्या कर दिया, रोटेट कर दिया. कितने से रोटेट कर दिया, 30 डिग्री से. तो जो रिफ्लेक्टेड रे है वो कितने से रोटेट होगी, 60 डिग्री, डबल से. तो मतलब इमेज हमारी 60 डिग्री. तो बस यहां से इसको सेंटर मान के इस इमेज को रोटेट कर दो 60 डिग्री से. तो ये 60 डिग्री से रोटेट कर दो तो ये हमारी इमेज बन जाएगी. यहां पे समझ में आया. अब ध्यान से देखना, यहां पे अगर ये एंगल मेरा 60 डिग्री एंगल है, दिस इज 60 डिग्री, और ये डिस्टेंस कितना है मेरे पास, जो ये मैं बना देता हूं, यहां देखना ध्यान से, ये डिस्टेंस कितना है 50, बिकॉज देखो ना जी, इसी 50 को घुमा के मैं यहां पे लेके आया हूं, ये डिस्टेंस 50 है. अब ध्यान से देखना, ये लेंथ कितनी आएगी, दिस विल बी इक्वल टू 50 cos 60 विच इज इक्वल टू 25, और ये वाली लेंथ कितनी आएगी, दिस विल बी 50 sin 60 विच इज इक्वल टू 25√3. ठीक है जी, तो ये हमारी हो गई है 25√3. अब ना ये ओरिजिन है, अगर ये 25 है डिस्टेंस तो ये भी कितना बचा 25, मतलब इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है वो क्या है 25, और y कोऑर्डिनेट कितना है 25√3, तो 25√3 ये आंसर है. ठीक है जी, तो 25,25√3. एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, ये हमने 50 निकाल लिया था, अगर हमारे पास मिरर 30 पे रोटेट किया तो इमेज हमने 60 से रोटेट होगी, तो ये डिस्टेंस 50 से 50 हमने ऐसे रोटेट कर दिया इसको. बस अगर ये 50 है, ये 60 डिग्री है, तो ये निकाल लिया, ये निकाल लिया, तो x कोऑर्डिनेट आ गया, y कोऑर्डिनेट आ गया. ठीक है, तो आई फाइंड दैट दिस क्वेश्चन इज क्वाइट चैलेंजिंग एंड बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये. एंड आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ. A biconvex lens is formed with two thin plano-convex lenses as shown in figure. Refractive index of left lens is 1.5 and that of right lens is 1.2. Both the curved surfaces are of same radius of curvature r is equal to 14 centimeter. For this biconvex lens, for an object distance of 40 centimeter, the image distance will be. तो काफी आसान सा क्वेश्चन है. तो देखो जी, ऐसा बोल दिया कि ये आधा लेंस है, उसका म्यू अलग है, इसका म्यू अलग है. तो ऐसे में क्या करना पड़ेगा, मुझे पहले पूरे लेंस की फोकल लेंथ निकालनी पड़ेगी. उसके लिए मुझे क्या चाहिए, इंडिविजुअल की फोकल लेंथ चाहिए. जल्दी से निकालते हैं. तो आई वुड से कि 1/f1, f1 में बोल रहा हूं सिर्फ इतने पार्ट की, हाफ ऑफ द लेंस की फोकल लेंथ, और रेडियस दोनों का सेम दे रखा है. क्या दे रखा है हम क्वेश्चन में, बिल्कुल हमको 14 सेंटीमीटर दे रखा है, 14 इसका 14 इसका. ठीक है जी, तो लेट्स सी. So 1/f1 is equal to 1.5 upon 1 minus 1 into 1 upon r, that is 14 minus 1 upon infinity. Infinity क्यों, because ये हमारा प्लेन सरफेस है, इसका रेडियस इंफिनिटी है.
ठीक है जी। तो यहां से F1 हमारे पास निकल के आ गई है 28। ओके, अब F2 निकालते हैं। 1 बाई F2 इज इक्वल टू 1.2 अपॉन 1 माइनस 1 इंटू 1 अपॉन इंफिनिटी माइनस 1 अपॉन माइनस 14 एंड आई थिंक यहाँ पे F2 बन जाएगा 1 बाई 5 इंटू 1 बाई 14 70। क्लियर है? अब मुझे नेट फोकल लेंथ चाहिए। नेट फोकल लेंथ कैसे निकालते हैं? 1 बाई एफ नेट इज इक्वल टू 1 बाई F1 दैट इज 1 बाई 28। सो 1 बाई 28 प्लस 1 बाई 70, एलसीएम ले लो यहां पे 140, ये जाएगा 5 पे, ये जाएगा 2 के ऊपर, तो 140 बाई 7, तो एफ नेट बन गई है 20 सेंटीमीटर। क्लियर है? अब तो कुछ बचा ही नहीं है क्वेश्चन में। 10th लेवल का क्वेश्चन बन चुका है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस u कितना है, -40, फोकल लेंथ पता है, v निकाल देना है। सो 1 बाई v माइनस 1 बाई u दैट इज -40 इज इक्वल टू 1 अपॉन 20। तो 1 बाई v इज इक्वल टू 1 बाई 20 माइनस 1 अपॉन 40, तो यहां से v निकल के आ जाएगा 40 सेंटीमीटर। ऑप्शन है यहाँ पे, बिल्कुल बी ऑप्शन। तो 40 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड सा क्वेश्चन था, बस दो इंडिविजुअल लेंस की फोकल लेंथ निकाल ली, फिर कंबाइंड लगा दिया, और ये तुमको पता ही है कैसे होता है, पावर से बन जाता है कि पावर नेट इज इक्वल टू P1 प्लस P2, वहां से F1 बाई F नेट इज इक्वल टू 1 बाई F1 प्लस 1 बाई F2 एंड सो ऑन, ये करवर के आंसर हो जाएगा सॉल्व। आगे बढ़े। तो ये क्वेश्चन था 2012 में पूछा गया, जिस साल मैंने IIT का पेपर दिया था उस साल का ये क्वेश्चन था, तो काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड था। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Consider a concave mirror and a convex lens, refractive index 1.5 of focal length 10 cm each, separated by a distance of 50 cm in air. तो हमारे पास यहाँ पे एक concave mirror है और यहाँ पे एक convex lens है, दोनों में 50 cm का गैप है, एंड हमारे पास यहाँ पे an object is placed at a distance of 15 cm from the mirror. तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट प्लेस कर दिया गया है. Its erect image formed by this combination has magnification m1. When the setup is kept in a medium of refractive index 7/6, the magnification becomes m2. The magnitude of, basically ये कुछ नहीं है, ये m2 upon m1 बताना है इस क्वेश्चन में. तो देखो क्या हो रहा है, सबसे पहले यहां से एक रिफ्लेक्शन करवा दो, फिर वहां पे रिफ्रैक्शन करा दो, इसका कुछ m1 आएगा, इसका कुछ m2 आएगा, दोनों का प्रोडक्ट करके कैपिटल m1 आ जाएगा, तुम्हारे पास पहली मैग्निफिकेशन आ जाएगी. फिर बोल दिया कि सारे सिस्टम को क्या कर दिया, पानी में डुबो दिया. फिर से इसका कुछ m1 आएगा, इसका कुछ m2 आएगा. एक्चुअली इसका m1 तो सेम ही रहेगा, इसको फर्क नहीं पड़ने वाला पानी में डुबोने से. चलो m1 तो सेम रहेगा, m2 इसका कुछ डिफरेंट आ जाएगा. ठीक है, फिर उनका प्रोडक्ट कर देंगे, फिर हमारे पास कैपिटल m2 आ जाएगा. दोनों की रेशियो बता देनी है, या इन सिंपल वर्ड तुम ऐसा भी कह सकते हो, जितना इसने m2 दिया पहले और जितना ये बाद में m2 देगा, उनकी रेशियो चाहिए. ठीक है, चलो जल्दी से इसको सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले इस मिरर के लिए सॉल्व कर लेते हैं. 1 बाई बी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 बाई एफ. ठीक है जी, और ऑब्जेक्ट हमारा राइट पे पड़ा है, तो हमारी इंसिडेंट रे लेफ्ट जाएगी एंड ये डायरेक्शन पॉजिटिव लेनी पड़ेगी. इसकी फोकल लेंथ विल बी टेकन एज -10. क्वेश्चन में 10 दे रखी है, बट इट्स अ कनकेव मिरर, -10. एंड यू कितना लेना पड़ेगा यहाँ पे, -15. सॉल्व करोगे तो v यहाँ पे तुम्हारे पास बन के आएगा -30 सेंटीमीटर, विच मीन्स कि तुम्हारी इमेज यहां बन रही है, यहां से 30 सेंटीमीटर की दूरी के ऊपर ये इमेज बन रही है. अब ये जो इमेज इसने बनाई है, इसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, विच इज गोइंग टू बी एट अ डिस्टेंस ऑफ 20 सेंटीमीटर. ओके, एंड सॉल्व करके देखते हैं जल्दी से. 1 बाई वी प्लस 1 बाई यू इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ. सॉरी, लेंस है, तो लेंस के केस में ये हमारे पास यहाँ पे माइनस लगेगा. u कितना लिया जाएगा, -20. f कितना लिया जाएगा, +10. तो 1 बाई v इज इक्वल टू 1 बाई 10 माइनस 1 अपॉन 20. सो दिस इज गोइंग टू बी इक्वल टू v इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर. तो बेसिकली यहां से फाइनल इमेज इधर बन जाएगी 20 सेंटीमीटर के ऊपर, एंड कुछ इमेज इस तरह से बन जाएगी 20 सेंटीमीटर के ऊपर. ठीक है, अब अगर मैं बात करता हूं इसकी मैग्निफिकेशन की, मिरर की मैग्निफिकेशन कितनी आई, m1, which will be equal to 30 upon 15, obviously -30 upon 15, which will be equal to -2 magnification. और
लेंस की मैग्निफिकेशन कितनी आएगी, m2 विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू -20/20 विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू -1। तो m2 आ चुकी है, m1 आ चुकी है, तो प्रोडक्ट, सो m नेट कितना बना, m नेट, और इसी को क्वेश्चन में हमने क्या बोला है, इसको हमने बोला है m1। m1 इज इक्वल टू m1 इंटू m2 विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू -2 इंटू -1 2। तो हमारे पास m1 की वैल्यू है 2। क्या है, क्लियर है? ये कहां, किसमें सॉल्व किया, हमने एयर में सॉल्व किया। अब सेम हमको पूरा प्रोसीजर फॉलो करना है किसके अंदर, वाटर के अंदर। देखो जब वाटर के अंदर तुम करोगे ना, तो इसके कारण इमेज अभी भी यही बनेगी, अभी भी यही रहेगा। फर्क कहां पे आएगा, फर्क आएगा जब यहां पे तुम्हें सेकेंड रिफ्रैक्शन लगानी है, यहां से कहानी बदलेगी। अब यहां से कहानी कैसे बदलेगी, बिकॉज इसकी फोकल लेंथ चेंज हो जाएगी। और इसकी नई फोकल लेंथ कैसे निकालोगे, लेंस मेकर फॉर्मूला। पहले लेंस मेकर लगा देना जब एयर में निकाला, 1/r1 माइनस 1/r2 एंड म्यू अपॉन म्यू एयर -1 करके। फिर वाटर में लगा देना म्यू अपॉन म्यू वाटर -1 1/r माइनस 1/r2 करके। दोनों को डिवाइड करोगे तो नई फोकल लेंथ निकल के आएगी। नई फोकल लेंथ निकालोगे तो उसके बाद सॉल्व करके देखना तुम्हारा v जो बन के आएगा, जैसे यहां पे कितना है 20 आया ना, उस केस में तुम्हारा 140 आ जाएगा। इसका मतलब क्या होगा कि जो मैग्निफिकेशन, सेकेंड मैग्निफिकेशन होगी, जो m2 आएगी इस केस में, वो बन जाएगी 140/20 विच इज गोइंग टू बी -7 मैग्निफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, m1 अभी भी सेम रहेगी, कितनी, यही जितनी यहां पे थी, -2। इस बार हमारा m2 कितना बन जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ m1 इंटू m2 विच इज इक्वल टू 14 बन जाएगा। अब इतना आई एम लिविंग इट टू यू कि इतना थोड़ा कैलकुलेट करके देखना। एंड फाइनल आंसर क्या बताना है, m2/m1 दैट इज 14/2। योर आंसर इज 7। इसका आंसर आएगा 7, फाइनल आंसर आएगा। प्लीज इतनी सी कैलकुलेशन खुद से करके देख लेना, कोई प्रॉब्लम आएगी तो फिर मुझसे पूछ लेना। क्लियर है यहां तक, आगे बढ़ सकते हैं। तो लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A plano-convex lens is made of a material of refractive index n when a small object is placed 30 centimeter away in front of the curved surface of the lens। तो हमारे पास यहां पे एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, ये कर्व सरफेस से हमने 30 सेंटीमीटर पे एक ऑब्जेक्ट को रखा है। An image of double the size of the object is produced। डबल साइज की एक इमेज प्रोड्यूस हो रही है। Due to reflection from the curved surface of the lens, another faint image is observed at a distance of 10 centimeter away from the lens। देखो, एक तो इन्होंने बता दिया कि डबल इमेज अगर तभी बनेगी अगर इमेज डिस्टेंस डबल होगा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से। ऑब्वियसली एक तो इमेज यहां बन रही है I1 विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 60 सेंटीमीटर। ओके, due to reflection from the convex surface of the lens, another faint image is observed at a distance 10 centimeter away from the lens। तो देखो इन्होंने बोला ना कि एक तो देखो इसके कारण रिफ्रैक्शन हो जाती है, एक इसके कारण ना ये वाले सरफेस से रिफ्लेक्शन भी हो जा रही है। तो रिफ्लेक्शन होने के चलते देखो यहां से ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगी और एक इमेज यहां भी बन रही है एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर। तो एक I1 है, एक हमारे पास यहां पे भी एक I2। आई होप ये चीज समझ में आ गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस इज 2.5। ओके, एक तो सिंपल काम कर सकते हो, यहां पे फोकल लेंथ निकाल लो पहले। तो 1/f इज इक्वल टू 1/b 60 और 30 को यूज करके 1/60 -1/-30 1/b -1/u। तो ये कितना बनेगा, तो आई थिंक फोकल लेंथ निकल के आ जाएगी 60 एलसीएम लेंगे तो 1 + 2 तो 60/3 तो 20 सेंटीमीटर इसकी फोकल लेंथ निकल के आ गई है। और लेंस मेकर लगाते हैं जल्दी से। 1/20 इज इक्वल टू म्यू अपॉन 1 -1 इंटू 1/r -1/इंफिनिटी। और इंफिनिटी कितना है, 0। सही है। तो
एक तो हमारे पास ये चीज बन गई है 1/20 इज इक्वल टू म्यू माइनस 1/r। एक तो ये इक्वेशन हमारे पास बन गई है। और सेकेंडली अभी 10 सेंटीमीटर की बात करते हैं। जो 10 सेंटीमीटर है कैसे बना, रिफ्लेक्शन से, मतलब ये वाले मिरर को एज अ कन्वेक्स मिरर यूज करके। तो जल्दी से लगा देते हैं इसके ऊपर। तो आई वुड से 1/u that is -30 plus 1/b that is +10 is equal to 1/ focal length of this mirror, and focal length of the mirror कितना बन जाएगा हमारे पास। so this will be 30 LCM लिया, so 30 minus 1 plus 3, तो फोकल लेंथ हमारे पास आ गई है 15 सेंटीमीटर। और अगर फोकल लेंथ 15 है तो इसका रेडियस हमारे पास कितना हुआ, रेडियस हुआ 30 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ। और अगर रेडियस इसका 30 है, वो यहां पे वैल्यू पुट करो जल्दी से। सो म्यू इज इक्वल टू 30/2 दैट इज 1.5 प्लस 1 विच इज इक्वल टू 2.5। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लेंस इज 2.5 विच इज करेक्ट। द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द कन्वेक्स सरफेस विच इज रॉन्ग। द फेंट इमेज इज इरेक्ट एंड रियल। तो देखते हैं। तो अगर ये हमारे पास ऑब्जेक्ट एक रियल ऑब्जेक्ट और एक सीधा ऑब्जेक्ट है, तो जो I2 है ये हमारी कैसी बनेगी, ये हमारी वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगी, राइट। तो रियल एंड इरेक्ट नहीं है, ये वर्चुअल एंड इरेक्ट है, बिकॉज एक कनकेव मिरर ने बनाई है बिहाइंड द मिरर। द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 20 सेंटीमीटर। बिल्कुल, ये फोकल लेंथ हमारी 10 सेंटीमीटर है। तो आंसर इसका बनेगा A, B एंड D। ठीक है, तो क्या यहां तक समझ में आ गया? ओके।